हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑन गोइंग के ड्रामा का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस एपिसोड 2 उसी सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर हेजू कॉल कट कर देती है। हेजू ने डर के फ़ोन तो कट कर दिया था, फिर वो बाहर आती है और वो सियान को देखते ही भागने लगती है। सियान उसे देखकर उसे एक कमरे में लेकर आता है, जिसके बाद सियान उसके कपड़े वगैरह हटाकर देखने लगता है कि कहाँ पर उसे चोट लगी हुई है। जिसके बाद सियान उसे फोन मांगता है। हेजू तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हेजू को लगता है कि सियान को पता चल गया है कि उसके पास किडनैपर का फोन है, लेकिन सियान तो उसका फोन मांग रहा था क्योंकि हेजू को बात करना नहीं आता था। फिर वो फोन में टाइप करती थी और डायरी में लिखती थी। ऐसे ही दोनों कॉन्वर्सेशन करते थे। जिसके बाद सियान उसे बार बार पूछने लगता है कि कल रात को क्या हुआ था। जिसके बाद हेजू उसे सब कुछ बताने लगती है कि कल रात को क्या क्या हुआ था उसके साथ। जिसके बाद वो उसे डांटने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो। हेजू के लिए सियान ने फीमेल बॉडीगार्ड्स भी रखे थे, लेकिन हेजू हमेशा अकेले ही घुमा करती थी। सियान उसे उन दोनों के साथ ही घर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद सियान अपने असिस्टेंट दोजे को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कल उसके वाइफ के साथ क्या क्या हुआ। आज भी उस किडनैपर ने फिर से कॉल किया था, लेकिन दोजे की बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी वो किडनैपर की कॉल को ट्रैक नहीं कर पाता, उसका लोकेशन भी नहीं निकलवा पाता। नेक्स्ट सीन में हेजू बार बार अपने और सियोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि सियोन अपने वाइफ के बारे में सोचता है और उसे गुस्सा आता है अगर उसके वाइफ के साथ कुछ बुरा होता है तो, और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अचानक सियोन के आने की वजह से वो डरते हुए अपना फोन न पर्स में छुपा देती है। सियोन आकर उसे कार की कीज मांगता है क्योंकि उसे देखना था कार को चेक करके कि कल उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो नहीं दे रही थी, इसलिए वो पर्स के पास जाता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि पर्स के अंदर फोन था। फिर खुद ही आती है और कीज निकालकर उसे दे देती है। फिर अचानक हेजू को याद आता है कि उसके कार में तो कैमरास लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सियान देख लेगा कि वो बोल सकती है, क्योंकि उस दिन उसने बहुत ही ज्यादा चिल्लाया था किडनैपर के सामने ही। जिसके बाद वो भागकर नीचे जाने लगती है और सियान नीचे कार को चेक कर रहा था और वो देखता है कि किडनैपर ने कैसे कार को डैमेज कर दिया था, सीट में कैसे उसने नाइफ घुसाया है। ये देखकर तो सियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेजू के लिए टेंशन लेने लगता है कि उस दिन उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। फिर वो जब कैमरा ऑन करता है उतने में उसके पास हेजू आ जाती है। जब वो दोनों कैमरा चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस दिन का कोई भी फुटेज उस कैमरा में नहीं है। जिसके बाद हेजू सियान को बताती है कि एक्सीडेंट के दिन ना उसने मैकेनिक को बुलवाया था। जब तक वो मैकेनिक आया था वो कार के पास जाकर देखने लगे कि किडनैपर कार के अंदर नहीं है। इसका मतलब किडनैपर ने सब कुछ पहले ही डिलीट कर दिया था। अचानक से एक बाइक आ जाता है। सियान हीरो की तरह हेजू को बचाता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर वो बाइक वाले को संभल कर चलाने के लिए कहता है। बाइक वाला भी सॉरी कहता है। इससे पता चलता है कि वो हेजू के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव बना है। सियान हेजू से कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए एक न्यू कार भी बाय करके दूंगा कल ही। वो कहती है कि नहीं, मुझे कल कोर्ट में जाना है हेड के साथ और मुझे कुछ काम है वहाँ पर सियान मना करने लगता है, पर हेजू के कहने पर उसे मानना पड़ता है। लेकिन वो उसके साथ बॉडीगार्ड्स को भी भेजने वाला था। फिर हेजू सियान को बताती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं अपना काम छोड़ दूं, लेकिन तुमने भी तो मुझे सपोर्ट किया था और मैं काम करना चाहती हूँ और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहकर हेजू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सियान असिस्टेंट दोजे को कॉल करता है और उसे बोलता है कि जहाँ से हेजू आई थी उस दिन उस रोड के हर एक सीसीटीवी फुटेज को उसे चेक करवाना होगा और हेजू के कार के बारे में भी उसे पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में सियान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसे पता था कि उसकी मॉम हेजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो बार बार एक ही बात पर जिद करने लगती है कि उसकी वाइफ को उसका काम क्विट करना होगा, लेकिन सियान कुछ भी नहीं बोलता है। ये देखकर तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहती थी कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि तुम उसे अब डाइवोर्स दे दो। सियान कहता है कि नहीं, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। ये शादी मैंने अपने फादर की पॉलिटिकल रेपुटेशन बढ़ाने के लिए की थी। हेजू के डैड ने अपने चैनल की वजह से उनका रेपुटेशन बढ़ा कर रखा है, नहीं तो उनके बारे में जो स्कैंडल्स है वो तो उन्होंने खुद ने ही डुबाया है। नहीं तो सब लोगों को उनके काले चिट्टे के कारनामे पता चल जाते, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा नहीं पाते और डैड की वजह से उनके चैनल को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पर हम सब ने उस शादी से कुछ न कुछ बेनिफिट लिया हुआ है, लेकिन हेजू इकलौती है जो मुंह बंद करके सब कुछ सहती रहती है। उसने बस मुझसे एक ही चीज मांगा है कि वो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती है, तो मैं उसे काम करने दूंगा।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हेजू को दिखाया जाता है। हेजू कोर्ट में अपने हेड के साथ गई थी। वहाँ पर एक केस आया था, एक लेडी और उसके हस्बैंड के बीच में, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी और वो लेडी सुन भी नहीं पाती थी और वो बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए हेजू का काम था उस औरत की बातें समझकर सबको साइन लैंग्वेज में समझाना और हेजू की जो हेड होती है वो उनकी बातें समझकर सबको समझाती है उनके बारे में। नेक्स्ट सीन में दोजे सियान को फुटेजेस लाकर देता है और दोजे और सियान एक चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि हेजू की गाड़ी तो रुकी हुई थी। तब किडनैपर आराम से आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। किडनैपर की तो कोई भी जबरदस्ती वाली एंट्री नहीं हुई थी। ये देखकर तो दोनों ही हेजू को गलत समझ लेते हैं। वो दोनों यही समझते हैं कि हेजू ने ही किडनैपर को अंदर बुलाया है और किडनैपर शायद उसकी कोई जान पहचान का था। असल में तो हेजू की कार एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि किडनैपर ने उसकी कार को हैक कर लिया था, जिसके बाद वो आराम से अंदर आ गया था। सियान फीमेल बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि अगर हेजू का काम हो गया हो तो वो उसे सही सलामत घर तक छोड़कर आ जाए। उतने में ही कोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वो दोनों कपल बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद फीमेल गार्ड जाकर वो लड़ाई रुकवाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि हेजू वॉशरूम में होती है और वो कुछ अजीब सा नोटिस करती है कि कोई वॉशरूम के बाहर आया हुआ है। वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वापस से किडनैपर आया हुआ होगा। लड़ाई रुकने के बाद गार्ड्स जब हेजू को ढूंढने के लिए जाते हैं तो और उन्हें हेजू कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके बाद परेशान होकर वो सियान को इन्फॉर्म करते हैं और उस वक्त सियान बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में था और वो मीटिंग छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए वो फोन में ही मैसेज करके उन दोनों से कांटेक्ट करता है। सियान ये सुनकर घबरा जाता है और उन दोनों से कहता है कि जल्दी से हेजू को ढूंढो, आखिर तुम दोनों को मैंने उसके साथ क्यों भेजा था। हेजू के गायब होने की वजह से सियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड सियान को बताती है कि हेजू मिल गई है और वो किसी एक लड़के के साथ है और ये सुनकर तो सियान बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। वो तो बार बार पूछने लगता है कि कौन सा लड़का और फिर उसके फोटोज वगैरह मांगने लगता है। ये लड़का जो दिखाया जाता है वो इस ड्रामा का सेकंड लीड होता है। उसका नाम जोंगवू होता है। जोंगवू हेजू का कॉलेज फ्रेंड होता है और प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर होता है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी होता है। वो हेजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था लेकिन हेजू को इस बात की खबर नहीं थी। बहुत दिनों से उन दोनों की बातें नहीं हुई थी और उसने हेजू के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखा ताकि वो उसके साथ बात कर सके। ये जेस्चर हेजू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जोंगवू हेजू को बताता है कि वो उसके डैड के न्यूज चैनल में कुछ दिनों के लिए काम करने वाला है क्योंकि उसे एक क्रिमिनल ब्रांच के लिए बुलाया गया है। क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर था इसलिए वो वहाँ पर जाने वाला था कुछ महीने के लिए काम करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेजू की जो मॉम होती है उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है और वो हेजू को हमेशा ऑर्डर दिया करती थी कि ये करो वो करो। इस बार वो उसके लिए कुछ कपड़े शॉपिंग करके ले लाई थी। वो हेजू को सजेस्ट करती है कि सियोन के साथ उसे अब रिश्ता स्ट्रॉन्ग रखना होगा ताकि उसके फादर को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके, नहीं तो उसके फादर की न्यूज चैनल डूब जाएगी और उसे उसकी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, नहीं तो बहुत जल्द उसे डिवोर्स लेना पड़ सकता है। इससे पहले सियोन को उसके हाथों के मुट्ठी में लेना होगा। हेजू को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन वो अपने मदर और स्टेप फादर के लिए ये सब कुछ करने लगती है। हेजू तो बहुत थक चुकी थी और इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। वो तो सियोन से डिवोर्स लेना चाहती थी। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है। वो हर रोज रात को 10 बजे सियोन को कॉल किया करती थी किडनैपर के फोन से। 10 बजे वो उसे कॉल करती है और फिर अपने ये फोटो उसे सेंड करती है और उसे कहती है कि ये ना तुम्हारी वाइफ की फोटो है, अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा। सियान को लगता है कि ये एक फेक फोटो है लेकिन हेजू उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ के थाई में एक तिल है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। कॉल कट हो जाती है। सियोन थोड़ा सा घबरा जाता है। सियोन की टीम को कुछ भी पता नहीं चलता कि किसने कॉल किया था। फिर सियोन उन लोगों को उसकी फोटो दिखाने की कोशिश करता है लेकिन सियोन को याद आता है कि ये तो हेजू की फोटो है। फिर वो नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। हेजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सियोन ने फेक फोटो बोला था और वो फोटो लेने में उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। बहुत सारे फोटोज में से उसने एक फोटो सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट सीन में सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर वापस आता है। वो फौरन से हेजू के कमरे में घुस जाता है क्योंकि कॉल कट होने से पहले हेजू इसे कहती है कि जाकर चेक कर लो। और वो चेक करना चाहता था कि हेजू की थाई में वो तिल है या नहीं, लेकिन वो हेजू को कुछ भी नहीं बता रहा था। सियोन के इस बिहेवियर की वजह से हेजू ना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है।
और सियोन को 3 साल पहले की बात याद आ जाती है। शादी के बाद हेजू इससे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, उसके लिए कुकिंग किया करती थी, फिर उसके साथ डांस वगैरह किया करती थी और वो उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। लेकिन सियोन उसे बहुत रूडली तरीके से मना करता है ये सब करने के लिए और हेजू को उसने अपने से बहुत ही ज्यादा दूर कर दिया था। अगले दिन सुबह हेजू देखती है कि सियोन तो घर पर ही है, वो काम पर नहीं गया था और फिर सियोन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर भी देता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ इम्प्रेस्ड भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए न्यूज ऑफिस आया था, इसलिए ऑफिस के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और यूरी वहाँ पर फंस जाती है। जोंगवो आता है और यूरी को बचाता है। यूरी गलती से उसके हाथों पर हॉट कॉफी गिरा देती है और उसका हाथ जल जाता है। जोंगवो यूरी की टीम में ही काम करने वाला था, इसलिए वो यूरी से पूछता है कि क्या बाहर तुम सेलिब्रिटी का वेट कर रही थी। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बस योन की फैन हूँ। नेक्स्ट सीन में है जो हॉस्पिटल आती है अपने रियल फादर से मिलने के लिए। उसके फादर थोड़े मेंटली इल थे। वो अपने फादर को बोलती है कि आपने मुझे मॉम के साथ क्यों जाने दिया, अगर मैं आपके साथ रहती तभी अच्छा होता। फिर वो बोलते हैं कि मैं चाहता था कि तुम बहुत बड़ी एंकर बनो, लेकिन तुम नहीं बन पाई ना। और फिर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर वो बोलती है एंकर तो दूर की बात है, मैं तो बात ही नहीं करती किसी से। हेजू के रियल डैड के पास नाम फेम कुछ भी नहीं था और पैसा भी नहीं था, इसलिए हेजू की मॉम बचपन में ही उसे लेकर किसी और आदमी से शादी कर लेती है। सियोन अपने एक फ्रेंड हेजिन से मिलता है और इनडायरेक्टली वो अपने प्रॉब्लम्स को उसे बताता है और उसे कहता है कि उसके एक फ्रेंड को एक कॉल आता है और उस रैंडम कॉलर के पास उसकी वाइफ की एक फोटो थी प्राइवेट वाली। ये सुनकर हेजिन बोलने लगता है कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है, में और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है जिसने उसके हस्बैंड को कॉल करके डिवोर्स मांगा होगा और उसकी वाइफ भी यही चाहती होगी। और ये सुन के ना सियोन को और भी ज्यादा टेंशन आने लगता है और उसे ना कार वाली फुटेज की बात याद आती है। वो सोचता है शायद हेजू ने ही दरवाजा खोलकर किडनैपर को अंदर बुलाया होगा, क्योंकि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसकी जान पहचान का ही था। और रात के 10 बजते ही हेजू सियोन को कॉल करती है किडनैपर के कॉल से। सियोन उसका कॉल नहीं उठाता और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद कॉल करो। एक्चुअली ये तो सियोन का प्लान होता है ताकि उसकी टीम अच्छे से उस कॉल को ट्रैक कर पाए और उसकी टीम पूरी तैयारी में होती है कॉल ट्रैक करने के लिए। हेजू सियोन के कॉल का वेट करने लगती है और उसे इमेजिन करने लगती है और हेजू सियोन से बहुत ही ज्यादा बातें करने लगती है। और फिर जब हेजू उसे कॉल करने जाती है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उसे आवाज आता है और वो वहम सोचती है। फिर हेजू को सियोन की टेंशन होने लगी, वो घर जाती है। सियोन घर पर नहीं होता और वह बाहर बैठकर ही सियोन का वेट करती है। सुबह हो जाती है लेकिन सियोन अभी तक घर नहीं लौटा था। फिर वो न्यूज देखती है कि सियोन के ऑफिस में एक ब्लास्ट हुआ है। कल रात को एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था और उसने ब्लास्ट किया है और ये देखकर तो हेजू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उतने में ही सियोन घर वापस आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे चोट भी लगी हुई थी। वो हेजू के पास आता है और बहुत ही पोलाइटली तरीके से उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, मुझे कुछ चेक करना है। ये बोलकर वो उसका ड्रेस हटाने लगता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये सीन यहीं पर कट होकर स्टोरी पास्ट में दिखाई जाती है। 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि हैना और सियोन की शादी फिक्स हुई है। हेजू की शादी एक और रिच आदमी के साथ फिक्स हुई है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरा था और हेजू की मदर बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने वाली थी। हेना ने ये सब बोला था सियोन को और हेना को भी ये शादी नहीं करनी थी, इसीलिए सियोन डिसाइड करता है कि वो हेना से नहीं बल्कि हेजू से शादी करेगा। और सबको लगता है कि हेना भाग गई थी इसलिए उसने हेजू के साथ शादी की थी। एंड गाइज यहीं पर हमारा ये एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। गाइज सॉरी बट इस सीरीज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एक्सप्लेनेशन करने में, इसमें कॉपीराइट इश्यू आ रहा है, इसीलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो गाइज इसके लिए प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे तैसे करके आपके लिए लेकर आऊँ। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।